अच्छा गाइस, आज की ये जो पहली कहानी है, ये कहानी मिस सनिया की कहानी है और ये उनकी अपनी ज़ाती कहानी है। इससे पहले हम उनकी बहुत ही हॉरिफिक कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। ये 2001 की उस दौर की कहानी है, जिस दौर में आमतौर पे कोचिंग्स वगैरह का बहुत ज़्यादा रिवाज था और अब के मुकाबले में पहले बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स या इस तरह के ट्यूशन सेंटर्स मौजूद हुआ करते थे। वैसे आमतौर पे मेरा जो रूटीन था वो मगरिब से पहले पहले मेरी सारी क्लासेस ख़त्म हो जाती और मैं मगरिब के टाइम या उससे कुछ पहले अपने घर वापस आ जाया करती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था और मेरे पेपर्स नज़दीक आ रहे थे, तो ना सिर्फ मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती थीं, बल्कि कभी कभी मुझे एक्स्ट्रा रुकना भी पड़ता था। और कभी कभी ऐसा भी होता कि मेरे सर मुझे पढ़ा दिया करते या फिर कोई काबिल स्टूडेंट मेरे साथ बैठ के मुझे समझा दिया करता था। तो वैसे ही मुझे अच्छी तरह याद है कि 7:30 पौने 8 का टाइम था और जितनी भी क्लासेस हैं सारी की सारी ओवर हो चुकी थीं। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरे टीचर एडमिनिस्ट्रेशन रूम से यानी एडमिन रूम से मेरे पास आएँ और जो कुछ मुझे पूछना है वो आके बता दें। इसी दौरानी में ये जो हमारा क्लासरूम था, जो कि सेकंड फ्लोर पे मौजूद था, इसके बाहर यानी जो कॉरिडोर नुमा एरिया था, वहाँ से मुझे कुछ हवा सी महसूस होने लगी। बैठे ही बैठे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस तरफ से बहुत ज़्यादा हवा चलना शुरू हो चुकी है। ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि जब आप क्लासरूम के अंदर अकेले मौजूद हों और आपको एकदम से एक तरफ से हवा चलती हुई महसूस होने लगे, तो एक तो आपका जो ध्यान है वो एग्जैक्टली उस तरफ जाता है और बहुत सारे ख्यालात और सवालात आपके जहन में जगह लेने लगते हैं। खैर, वैसे ही जब हवा चलने लगी तो मैंने उस तरफ देखना शुरू किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ इसी खिड़की से या इसी दरवाजे से हवा मेरी तरफ आ रही है, जबकि जो बाकी खिड़कियां थी या लेफ़्ट और राइट पे जो मज़ीद 2 दरवाजे मौजूद थे, वहाँ पे मुझे किसी भी किस्म की हवा का एहसास नहीं हो रहा था। अब ये जो क्लासरूम का स्ट्रक्चर था, ये कुछ इस तरह से था कि क्लास थी, इसके 2 तरफ दरवाजे मौजूद थे, एक बैक साइड पे दरवाज़ा था और अगर आप क्लास से यानी लेफ़्ट वाले दरवाजे से बाहर निकलें तो वहाँ पे कॉरिडोर नुमा एरिया मौजूद था और अगर आप उस कॉरिडोर में चले जाएं तो उस कॉरिडोर से आपको रोड का नज़ारा बासानी दिखाई दिया करता था। पहले मुझे न सिर्फ हवा का एहसास हुआ, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि कॉरिडोर के आखिर से किसी ने आहिस्ता आहिस्ता करके चलना शुरू किया है और वो चलता हुआ सीधा आगे यानी क्लासरूम की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें थीं जो मेरे जहन के अंदर मौजूद थीं। मेरा ख्याल था कि हो सकता है कोई चौकीदार हो, कोई सफाई करने वाला हो या कोई भी स्टाफ हो जो यहाँ पे मौजूद हो और वो वहाँ पे कोई काम कर रहा हो और आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ चलता चला आ रहा हो। खैर, काफ़ी देर तक आवाज़ तो आती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन कोई भी वहाँ से निकल के सामने या बाहर नहीं आ रहा था। तकरीबन 3-4 मिनट तक जब मुसलसल मुझे आवाज़ महसूस होती चली गई और जब कोई वहाँ से आगे नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ पत्ते वगैरह या कोई इस तरह की थैलियाँ वहाँ पे मौजूद हों। शायद उनकी वजह से ऐसा लग रहा हो जैसे कोई चलता हुआ मेरी तरफ या इस तरफ बढ़ता चला आ रहा है। लेकिन बहरहाल जब मैं खड़े होने के बाद उस तरफ पहुंची, तो मैंने पूरे के पूरे कॉरिडोर का प्रॉपर्ली जायज़ा लिया। तो वहाँ पे ना ही कोई बंदा मौजूद था, ना ही किसी भी चीज़ का नामो निशान नज़र आ रहा था। खैर, यहाँ पे आने के बाद मैं कुछ देर यहीं कॉरिडोर के अंदर खड़ी रही और सामने जो गाड़ियाँ गुजर रही थीं मैं उनका नज़ारा करती चली गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब 5, 7 और फिर इस तरह 10 मिनट गुजर गए और मेरे जो सर थे वो अब तक वहाँ से फ्री होके यहाँ पे नहीं आए थे। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, मेरा यही ख्याल था कि मुझे मज़ीद यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। अगर सर आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे अपने घर की तरफ रवाना होना चाहिए। और वैसे भी जो भी सवालात थे, मैं हो सकता है कि अगले दिन या किसी और क्लास में सर से पूछ लूँ और यूँ मेरा जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मेरा ख्याल है कि ये सोचने के बाद मैंने मुश्किल से 2 या 3 मिनट मज़ीद वहाँ पे खड़े होके इंतज़ार किया होगा
और उसके बाद जब मैं पलट के वापस क्लास के ज़रिए या सीढ़ियों के ज़रिए नीचे आने ही वाली थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे एकदम से किसी ने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा हो। खैर, कभी भी मेरे सर या कोई भी मेल स्टूडेंट मेरे कंधे पे हाथ नहीं रख सकता था। मैं बड़ी हैरान थी कि पीछे से बिला आखिर कौन आया है, और ना सिर्फ आया है बल्कि यहाँ पे आने के बाद उसने बाकायदा बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ मेरे कंधे के ऊपर हाथ रख दिया है। आप यकीन करें कि जैसे ही वो हाथ मेरे कंधे के ऊपर आया और जब मैंने पीछे की तरफ पलट के देखना शुरू किया, तो हैरानकुन बात ये थी कि पीछे या कंधे पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हाँ, प्रॉपरली मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरे कंधे पे कोई हल्का सा वज़न हो या कोई भारी सी चीज़ मेरे कंधे के ऊपर रख दी गई हो। एक अजीब सूरत हाल थी, एक अजीब कशमकश थी, और मैं समझने से कासिर थी कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये मेरा वहम है या अब मुझे यहाँ से नीचे जाना चाहिए। आप यकीन करें कि मैं ये वाक़या मेरे साथ होने के बाद जैसे ही उस क्लास को क्रॉस करती हुई सीढ़ियों की तरफ जाने लगी, तो मुझे जाते जाते बाकायदा मेरा नाम लेके किसी लड़की ने पीछे से पुकारा। अब जब मुझे पीछे की तरफ से किसी लड़की ने बाकायदा मेरा नाम लेके पुकारा, तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी कि जब आपको आपका नाम लेके कोई पुकारता है तो आप पलट के पीछे ज़रूर देखते हैं। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा, तो आप यकीन करें कि एक लड़की जो कि बज़ाहिर 19 या 20 साल की लड़की होगी, जो कि देखने से बड़ी नॉर्मल सी, बड़ी सादा सी लड़की लग रही थी, उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था और उसके जो बाल थे ऐसा लग रहा था जैसे खुले हुए या फिर बिखरे हुए बाल हैं। वो क्लास के आखिर में यानी उस डोर के सामने खड़ी हुई थी जहाँ से निकल के वो कॉरिडोर नज़र आया करता था। मैं बड़ी हैरान थी कि आखिर ये कौन लड़की है जिसको मैं ना ही जानती हूँ, जिसको मैंने इससे पहले ना ही कभी देखा है, और ना ही मेरा कभी इस तरह की लड़की से या इस लड़की से कोई इंटरेक्शन रहा होगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब मैंने ऊपर से नीचे उस लड़की के ऊपर गौर करना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था उसके दामन पे बहुत सारे खून के कतरे या खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। हैरानकुन बात यह थी कि आखिर में जब मेरी नज़र उस लड़की के पाँव के ऊपर पड़ी, तो ये वो लम्हा था जिस लम्हे मुझे एकदम से एक शौक सा महसूस हुआ। उस लड़की के जो पाँव थे वो ना सिर्फ मुड़े हुए या फिर आप कह सकते हैं उल्टे पाँव थे, बल्कि ऐसा लग रहा था उसके पाँव से खून रस्सा हुआ ज़मीन पे गिरता चला जा रहा है। आप यकीन करें कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन को निकाल दिया गया हो या मेरे कदमों ने, मेरे जिस्म ने मेरा साथ देना छोड़ दिया हो। आहिस्ता आहिस्ता करके एकदम से मेरी आंखों के सामने न सिर्फ अंधेरा आया, बल्कि अब मुझे लग रहा था मैं नीचे की तरफ गिरती चली जा रही हूँ। और ऐसा ही था, जब मेरी आंख खुली तो 1-1.5 घंटा मज़ीद गुजर चुका था और मेरे सर, मेरे घर वाले, इवन के जितना भी स्टाफ था सारा का सारा यहाँ पे मौजूद था और सब मेरे ऊपर पानी वगैरह डाल के मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। खैर, जब मुझे होश आया और मैंने कुछ देर के बाद जब अपने घर वालों को, अपने सर को ये सारा का सारा वाक़या बताया, तो मेरे घर वालों ने ना सिर्फ मेरे उस कोचिंग में आने जाने पे पाबंदी लगा दी थी, बल्कि कोचिंग वालों ने भी मुझे कहा था कि यहाँ पे इस सेकंड फ्लोर पे अक्सर इस तरह के वाक़यात पेश आया करते हैं। खैर, वो जो दिन था मेरा उस कोचिंग के अंदर ना सिर्फ आखिरी दिन था, बल्कि मैं कोशिश किया करती थी कि उसके सामने से भी गुज़रने से परहेज़ करूँ। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये कहानी समीर साहब की कहानी है और ये 1991 और 92 की कहानी है, जिस दौर में कराची के अंदर न सिर्फ खूनरेज़ी चल रही थी बल्कि एक बहुत बड़े ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका था। समीर भाई बताते हैं वैसे इनका जो ताल्लुक़ था वो गुलबहार नाज़माबाद से था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे ये इनकी फैमिली में कुछ इस तरह के इश्यूज़ थे जिसकी वजह से इनको अपने कज़न के घर अजीज़ाबाद में शिफ्ट होना पड़ा।
अच्छा, अजीब बात ये थी कि इनका जो कज़न था वो भी इस घर को छोड़ के यानी 2 महीने पहले कनाडा सेटल हो चुका था और ये घर पिछले 2 महीने से खाली था। समीर भाई बताते हैं कि जब मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके मैंने अकेले रहना शुरू किया तो शुरू में बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे कि हुआ करता है वैसे ही सब कुछ था। अक्सर ऐसा होता था कि मेरी आदत थी कि रात का खाना खाने के बाद तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे मैं ग्राउंड जाके सिगरेट पिया करता था। अब क्योंकि हालात ख़राब थे और उस दौर में ग्राउंड के अंदर जाना या अकेले बाहर निकलना ख़तरे से खाली नहीं था, तो मैंने क्या किया कि जब मैं रात का खाना खा लेता तो खाना खाने के बाद जो हमारे कज़न का घर था उसकी छत के ऊपर चला जाता और वहाँ जाके काफ़ी देर तक स्मोकिंग करता रहता। जाहिर सी बात है, मेरी फैमिली कुछ वजूहात की बिना पे अलग रह रही थी और मैं अकेला अपने कज़न के घर में मौजूद था, तो इस घर के अंदर मेरा टाइम गुजारना या टाइम पास करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। अब भाई जहाँ तक बात है 2-3 दिन की, तो 2-3 दिन तो बड़े नॉर्मल थे, लेकिन जब चौथी रात मैं ऊपर मौजूद था यानी रात के तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो कज़न है उसके जो बराबर वाला घर है जिसकी छत हमारे घर से बिल्कुल मिली हुई थी, उस छत के ऊपर कोई 12 या 13 साल की बच्ची है जिसने पिंक कलर के कपड़े पहन रखे हैं। बाज़ाहिर देखने से किसी अच्छी साफ़ सुथरी फैमिली की बच्ची लगती है। ये मुसलसल छत के ऊपर घूम रही थी, कभी एक तरफ जाती कभी दूसरी तरफ जाती, और बाज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे इस पूरी छत के ऊपर ये बच्ची अकेली इतनी रात में खेलती फिर रही है। अब ताज्जुब की बात यह थी कि रात के 2-2:30 बजे इस बच्ची का इस कच्ची उम्र में छत के ऊपर होना ख़तरे से खाली नहीं था। खैर भाई, इनके घर वाले थे, इनकी मर्ज़ी। अगर इनके घर वालों को अपनी बच्ची का कोई एहसास नहीं था तो मैं भी बस सोच ही सकता था, लिहाजा मैंने भी इग्नोर किया और एक और सिगरेट पीने के बाद मैं सीधा नीचे आ गया। अच्छा, अगली रात इत्तेफाक से सेम टाइम पे मैं वैसे ही छत के ऊपर मौजूद था और वैसे ही बैक टू बैक सिगरेट पी रहा था। ज़ाहिर सी बातें, बहुत सारी टेंशन्स थी जो मेरे जहन के ऊपर सवार थी। इसी दौरानिए में जब मेरी दोबारा से नज़र बराबर वाली छत पे पड़ी तो मैंने देखा कि वही बच्ची आज बाल खोले हुए सफ़ेद कलर के लिबास में ऐसा लग रहा था जैसे निस्बतन ज़्यादा तैयार हुई हुई है और बाकायदा वहाँ पे टहलती फिर रही है। आज इसके चेहरे पे बेतहाशा कशिश मौजूद थी और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा खुश है या फिर इसकी सालगिरह का दिन है। इसी तरह वो कभी एक तरफ जाती कभी दूसरी तरफ जाती और उसकी आंखों में इस कदर कशिश थी कि मुसलसल जब भी मैं उसको देखता था तो काफ़ी देर तक देखता चला जाता था। इस बच्ची के चेहरे पे इस कदर सादगी और ताजगी मौजूद थी जैसे कि गमों ने कभी इसको छुआ ही ना हो। इसी दौरानिए में जबकि मैं उसके ऊपर गौर कर रहा था, उस बच्ची ने बाकायदा रुक के पलट के मेरी तरफ देखा और एकदम से मुस्कुराने लगी। जाहिर सी बात है, बहुत कच्ची उम्र की छोटी सी बच्ची थी, तो मैंने भी जब वो मुस्कुराई तो बच्चों की तरह उसको मुस्कुरा के वैसे ही रिस्पॉन्स किया। शायद ये मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी जो कि इशारों ही इशारों में मुकम्मल हुई थी और मैंने और उसने ज़बानी और कलामी कोई बात हरगिज़ नहीं की थी। खैर, इसी तरह जब वो टहलती हुई मेरे करीब आई तो मैंने एकदम से उससे पूछा कि इतनी रात में अकेली छत के ऊपर मौजूद हो, तुम्हें डर नहीं लगता? जब मैंने ये सवाल किया तो बजाय इसके वो बच्ची कोई रिस्पॉन्स करती, वो एकदम से बेसाख्ता हंसने लगी, जैसे कि शायद मेरे इस सवाल का या मेरी इस मासूमियत का मजाक उड़ा रही हो। खैर, कुछ देर के बाद उस बच्ची ने बाकायदा मेरी तरफ देखा और देखने के बाद कहा कि मुझे रात में छत के ऊपर रहना बहुत अच्छा लगता है। यह बड़ा अजीब सा जवाब था और ये जवाब आप आम तौर पे किसी छोटी सी बच्ची से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। खैर, मैंने भी मुस्कुरा के ये जो बात थी इसको टाला और सिगरेट बुझाने के बाद सीधा नीचे चला आया। हालांकि मेरी और उसकी उम्र में बेतहाशा फ़र्क था, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी बात थी कि उसके अंदर बार बार मुझे कशिश महसूस हो रही थी और मुझे लग रहा था कि बार बार उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता चला जा रहा है। आज ये जो रात थी ये बड़ी बेचैनी के आलम में गुजरी और लाख चाहने के बावजूद मुझे नींद नहीं आ सकी। अब जब तीसरी रात यानी उससे जो मेरी मुलाकात की तीसरी रात थी, जब मैं वक्त से पहले छत के ऊपर पहुंच गया और मुसलसल मेरी आंखें बार बार बराबर वाली छत पे उस बच्ची की मुंतज़िर थीं कि अब वो आएगी और आज फिर बेतहाशा तैयार हुई भी होगी
और वैसे ही एकदम से मेरे सामने आके मुस्कुराना शुरू कर देगी। इसी इंतज़ार में मेरा ख्याल है कि 20 या 25 मिनट मज़ीद गुजर गए और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था मेरी बेचैनी में इजाफा हो रहा था और अब मुझे लग रहा था जैसे इस बच्ची का वापस छत के ऊपर आना आज मुश्किल लग रहा है। लेकिन इसी दौरानी में जबकि मुझे यकीन हो चला था ये बच्ची ऊपर वापस नहीं आने वाली है, एकदम से वो सीढ़ियों के रास्ते होती हुई मेरे सामने छत के ऊपर आ गई। अब जैसे ही वो छत के ऊपर आई तो आज कुछ अजीब सा माहौल था। उसको देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ है, या बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पे कोई ताजगी मौजूद नहीं है। अजीब बात यह थी कि मैं उसके होठों को भी गौर से दिख रहा था और उसके होठों पे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा खुश्की मौजूद है और बाकायदा उसके होंठ जगह जगह से फटे हुए हैं। जैसे कि आमतौर पे सर्दियों में अगर आप कोई वैज़लिन वगैरह यूज़ ना करें, जिस तरह से आपके होठों का हाल हुआ करता है, कुछ वैसे ही उसके होंठ थे। और एक अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पे जगह जगह ऐसा लग रहा था कि स्क्रैचेस के निशानात मौजूद हैं। इसके साथ साथ उसने आज जो कपड़े पहन रखे थे वो निस्बतन बहुत ही पुराने से गंदे से कपड़े थे और इन कपड़ों में ऐसा लग रहा था जगह जगह छोटे छोटे से सुराख मौजूद हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे ये जो बच्ची है किसी जुल्म का शिकार हुई है या किसी ने इसको बेतहाशा मारा है। अब जब ये बच्ची मेरे सामने आई और मैंने उसकी ऐसी हालत देखी तो वैसे भी एक इंसानी अखलाक का तकाजा है कि जब आप किसी को मुश्किल में देखते हैं, किसी परेशानी के अंदर देखते हैं, तो आप वैसे ही उससे पूछ लेते हैं कि भाई सब खैरियत तो है, आज बहुत ज़्यादा उदास लग रही हैं। तो ऐसे ही अंदाज में मैंने जब उस बच्ची से पूछा कि सब खैरियत तो है, आज बहुत ज़्यादा उदास लग रही हो, तो उस बच्ची ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, जैसे कि उसने मेरी बात को सुना ही ना हो। अब कुछ देर तक मैं वेट कर रहा था कि उसका जवाब आएगा, लेकिन जब तकरीबन 3 या 4 मिनट तक वो मुसलसल मुझे नज़रअंदाज करती रही तो मैंने भी चिढ़ के उससे पूछा कि तुम इतनी रात में छत पे कैसे आ जाती हो, कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें मना नहीं करते, और हाँ ये तो बताओ कि तुम कितने अरसे से यहाँ पे रहा करते हो। अब जब मैंने ये तीसरा वाला सवाल किया तो एकदम से उस बच्ची ने बराह रास्त मेरी तरफ देखना शुरू किया। आप यकीन करें, जब उस बच्ची ने मेरी तरफ देखना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था उसकी आंखें, जो कि बहुत प्यारी बहुत सादा सी आंखें थीं, उसकी आंखों से एकदम से लाल रोशनी निकलना शुरू हो चुकी है। कुछ अजीब तरीके से गुस्से किसी हालत में वो मेरी तरफ देख रही थी, जैसे कि उसको मेरे जो सवाल है वो कतई पसंद नहीं आया है। इसी दौरानिए में जबकि वो मेरी तरफ देख रही थी, इस बच्ची ने एकदम से गुस्से में मेरी तरफ देखा और मुझे मुखातिब करके कहा कि मैं यहाँ पे पिछले 50 सालों से रहा करती हूँ, क्या तुम्हें मेरे यहाँ पे रहने पे कोई तकलीफ़ है। जब उस बच्ची ने इस तरह से कुछ बदली हुई आवाज़ में, जैसे कि कोई मर्द या औरत की आवाज़ को मिलाया जाए तो जो अजीब सी आवाज़ बनती है, इस तरह के लहजे और आवाज़ में जब उसने मुझसे ये कहा तो ऐसा लगा मेरे एकदम से पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं। एक अजीब सी कैफियत मेरे ऊपर तारी हो चुकी थी और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने मैं जिस बच्ची से मुखातिब हूँ ये किसी भी तौर इंसान नहीं हो सकती। और वाकई में ऐसा ही था। वहाँ खड़े खड़े उस बच्ची ने ना सिर्फ मेरी तरफ गुस्से से देखा, बल्कि उसके बराबर में जो एक पत्थर मौजूद था, आप यकीन करें उसने जब उस पत्थर की तरफ देखना शुरू किया है तो एकदम से वो पत्थर पीछे की तरफ होना शुरू हो चुका था। यानी उसको ना कोई हाथ लगा रहा था, ना कोई उसको पीछे कर रहा था, वो बस देखते ही देखते पत्थर पीछे हो रहा था। और ये सिर्फ उस बच्ची के उस पत्थर को देखने की वजह से हो रहा था। ये जो लम्हा था ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन लम्हा था और अब मैं फ़ैसला कर चुका था कि मुझे किसी भी तौर छत पे मज़ीद नहीं रुकना चाहिए। जैसे तैसे मैं मुड़ा और मुड़ने के बाद जब मैंने नीचे की तरफ भागना शुरू किया, आप यकीन करें जैसे तैसे गिरता पड़ता जब मैं नीचे पहुंचा तो मेरे नीचे पहुंचने से पहले पहले मैंने देखा कि मेरे सामने स्टेयर्स के शुरू में, यानी जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हुआ करती हैं, वहाँ पे कुछ अजीब सी काली सी बिल्ली बैठी हुई है और उसकी आंखें भी हूबहू वैसी ही लग रही हैं जैसे कि उस बच्ची की अभी कुछ सेकंड पहले छत के ऊपर मुझे दिखाई दे रही थी। इसी हालत में, जिस हालत में मैं वहाँ पे मौजूद था,
ना सिर्फ मैं उस कमरे से, उस घर से बाहर निकला, बल्कि मैंने उस घर को ताला लगाया और पूरी रात बाहर एक ग्राउंड के सामने गुजारी। अल्लाह जानते हैं कि इसके बाद मेरी जो हालत हुई या मुझे जो बुखार रहा, उसने ना सिर्फ मुझे मुकम्मल तौर पे तोड़ के रख दिया, बल्कि मैं इस कदर कमज़ोर हो चुका था कि अगर कोई मुझसे गुस्से में भी बात करे तो एकदम से मेरे पसीने छूटना शुरू हो जाते थे। खैर, इस बारे में या उस बच्ची के बारे में, इस घर के बारे में जब मैंने मोहल्ले वालों से, ख़ास तौर पे अपने उस कज़न से जिसका एक घर था, मालूमात हासिल की, तो ये कहने लगा कि ये जो घर है, जिस घर में तुम्हें वो बच्ची नज़र आती थी, अव्वल तो ये घर पिछले 20-25 सालों से ऐसे ही बंद है, और दूसरी बात यह है कि जिस बच्ची की तुम बात कर रहे हो, कहा जाता है कि गए वक्तों में यहाँ पे कोई बच्ची रहा करती थी, जिस बच्ची का रेप करने के बाद इसको मर्डर कर दिया गया था।